अस्सलाम वालेकुम, कैन यू हियर मी? आवाज़ आ रही सबको? सही है। स्क्रीन भी ओके? स्क्रीन स्ट्रक तो नहीं है? चलो क्वेश्चन वन पे आ जाओ। पेपर आप लोगों ने देख लिया, सामने लिखा हुआ है कौन सा है। पेपर है मई जून 2020, पेपर टू वेरिएंट टू। सही है, रेडी हो जाए, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज मैंने पेपर देखा है, इसमें कोई भी क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं है, सारे ही करने वाले हैं। कोई भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं है। जो रिसेंटली चीज़ें रिमूव हुई हैं उसमें से मेरे ख्याल से नहीं है कोई भी क्वेश्चन, एज फार एज आई नो, बट विल सी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज टू डिफाइन वेलोसिटी। वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? ऐसे डिफाइन करते हैं। एक मिनट रुकना है यार। राइट, सो हाउ डू यू डिफाइन वेलोसिटी? Rate of change of displacement. Rate of change of displacement. बट यू कैन, जब डिफाइन लिखा होता है ना, जब किसी क्वांटिटी को डिफाइन करना और उसका उसके साथ व्हाट इज मेंट बाय ना लिखा हो, 2020 मई जून बेटा, अच्छा डिफाइन लिखा हो ना, डिफाइन, तो आप उसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। तो यू कैन ऑल्सो राइट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिफाइन में ये भी कर सकते हैं। मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन। ड्रैग फोर्स है एफ डी, एक गाड़ी पे लग रही है, उसकी स्पीड वी है, ये फॉर्मूला है जिससे ड्रैग फोर्स आ रही है। के कांस्टेंट है जिसका हमें नहीं पता क्या चीज है। ए एरिया है। कह रहे हैं के ऐसा यूनिट्स तो निकाल दें। अगर आपने के ऐसा यूनिट्स निकालने तो के को सब्जेक्ट बनाओ। के विल बी एफ डी अपॉन वी स्क्वायर ए। नाउ लेट्स identify the units of each and everything. What are the units of force? Newton. Velocity meters per second, बट उस पर स्क्वायर लगा हुआ है, और एरिया मीटर स्क्वायर। एक स्टेप इसको फर्दर ओपन करेंगे। न्यूटन जो होता है वो आपको पता है कि केजी मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड होता है, बिकॉज एफ इज इक्वल टू एम ए। सो ये हो गया एम और ये हो गया ए, राइट? मास इनटू एक्सेलरेशन होती है, तो ये न्यूटन हो गया। नीचे है, नीचे जो स्क्वायर है जरा उसको मल्टीप्लाई कर दो अपने इसके साथ, ये एम स्क्वायर हो जाएगा, ये एस की पावर -2 हो जाएगा, और ये एम की पावर 2 हो जाएगा। नाउ इज द टाइम टू सिंप्लीफाई दिस। यू कैन सी कि एस की पावर 2 और एस की पावर 2 माइनस कैंसिल आउट हो रही है। नीचे एम की पावर 2 और एम की पावर 2 हो जाएगी एम की पावर 4, और ऊपर वाले से जो है वो कैंसिल आउट होके बन जाएगी एम की पावर सॉरी एम की पावर 4 और एम की पावर 3 बन जाएगी। जब एम को ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा एम की पावर -3। के जी एज इट इज रहेगा, एम जो है वो -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, एंड दैट विल बेसिकली बी इट, दैट विल बी द आंसर। सिंप्लीफाई हो गया। ये हमारे पास ऐसा बेस यूनिट आ गया। सिंपल इंडाइसिस के थ्रू हमने सिंप्लीफाई किया, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, यहाँ पे आसान क्वेश्चन है। अब अगर आप ये वाला क्वेश्चन देख लें तो कह रहे हैं कि के जो है, वैल्यू ऑफ के है 0.24 उसके ऐसा बेस यूनिट में। एरिया जो है वो कह रहे हैं 5.1 मीटर पर 5.1 मीटर स्क्वायर है। गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रही है। गाड़ी की जो आउटपुट पावर है वो 4.8 टाइम्स 10 टू द पावर 4 वॉट्स है, और कह रहे हैं जो आउटपुट पावर है वो इक्वल है वर्क डन अगेंस्ट ड्रैग फोर्स के रेट के अगेंस्ट, रेट ऑफ डूइंग वर्क अगेंस्ट द फोर्स एफ डी। तो कह रहे हैं हम स्पीड निकाल दें। अब देखो गाड़ी ऐसे ट्रेवल कर रही है, गाड़ी ट्रेवल कर रही है फॉरवर्ड, गाड़ी ऐसे ट्रेवल कर रही है, तो गाड़ी पे एक तो उसके इंजन की फोर्स लग रही है, ये हो गई इसकी ड्राइविंग फोर्स, ठीक है? इसको हम कह लेते हैं फॉरवर्ड फोर्स, फॉरवर्ड फोर्स। और ये है हमारी ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स की डायरेक्शन क्या है? ड्रैग फोर्स की डायरेक्शन ये है। अब जो फॉरवर्ड फोर्स है वो आउटपुट पावर प्रोड्यूस करेगी। देख लो प्रीवियस क्वेश्चन देख लो बेटा, तब तक मैं अगला वाला भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फॉरवर्ड फोर्स जो है, फॉरवर्ड फोर्स जो है वो गाड़ी के इंजन लगा रहा है और वो गाड़ी को आगे की तरफ आउटपुट पावर प्रोड्यूस कर रही है। लेकिन क्योंकि गाड़ी चल रही कांस्टेंट स्पीड से, तो आपको पता है कि कांस्टेंट स्पीड में ये दोनों फोर्सेस बराबर होती हैं। हेंस दे हैव आल्सो स्टेटेड कि पावर, आउटपुट पावर जो है वो इक्वल है रेट एट विच वर्क इज डन अगेंस्ट एफ डी।
मतलब आप चाहे ये, अगर आप ये वाली पावर निकालना चाह रहे हैं तो आप वही यहाँ पे भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये और ये बराबर है, और इसलिए गाड़ी जो है उसको कोई काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं हो रही। जो गाड़ी का इंजन पावर प्रोड्यूस कर रहा है वो सारी की सारी कहाँ यूज हो रही है? फ्रिक्शन को ओवरकम करने में, ड्रैग को ओवरकम करने में। तो गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। अच्छा, अब इस कॉन्सेप्ट के अगर हम बहुत ज्यादा डेप्थ में ना भी जाएं तो ये बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे सॉल्व होगा? आपको पता है कि पावर का स्पीड से एक रिलेशनशिप है बेटा, ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, पावर का स्पीड से क्या रिलेशनशिप है, किसी को कुछ याद है? P इज इक्वल्स टू एफ, जो आपकी फोर्स होती है, और V, P इज इक्वल्स टू एफ वी होती है। अब ये जो फोर्स है, यहाँ पे आप फॉरवर्ड फोर्स भी डाल सकते हैं और ड्रैग फोर्स भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि ये इक्वल हैं दोनों। ठीक है, तो वर्क डन अगेंस्ट ड्रैग भी वही है और आउटपुट पावर भी वही है। अब पावर की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 4.8 टाइम्स 10 टू द पावर 4 है। एफ की वैल्यू मुझे नहीं पता, वी की वैल्यू भी मुझे नहीं पता, वी की वैल्यू तो मुझे निकालनी है। अब ऊपर मेरे पास दूसरा फॉर्मूला भी है, ये वाला। इस फॉर्मूला को देखो, यहाँ पे लिखो जरा, इस फॉर्मूला को यहाँ लिख लो, एफ डी। सिंपली आपको थोड़ा सा सब्सटीट्यूशन करनी है। द फॉर्मूला इज वी स्क्वायर ए के, वी स्क्वायर ए के। अगर आपको वी निकालना है और आप एफ आपको पता नहीं है, तो आप एफ को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ एफ को सब्जेक्ट बना लूं बेटा, देखो, अगर मैं यहाँ एफ को सब्जेक्ट बना लेता तो ये सिंपल सी मैथ्स है कि एफ एलिमिनेट हो सकता है। अब मैं एफ को यहाँ सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। यहाँ एफ को अगर सब्सटीट्यूट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? एफ की जगह पावर अपॉन वी लिख सकता हूँ, और राइट साइड पे फॉर्मूला एज इट इज है, बाकी सब मुझे दिया हुआ है। 4.8 टाइम्स 10 टू द पावर 4 है। वी जो है वो वी स्क्वायर से जाके मल्टीप्लाई होकर वी क्यूब हो जाएगा। एरिया की वैल्यू 5.1 दी हुई है और के की वैल्यू 0.24 दी हुई है। एंड नाउ व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट योर आंसर, एंड व्हेन यू राउंड ऑफ योर आंसर टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, that will be 34 meters per second. Now look at this carefully. ये वाला स्टेप है जहां पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ना था। दिस इज रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहां से आपको पावर और स्पीड का रिलेशनशिप जो है वो आइडेंटिफाई करना था। देख लो, 1 मिनट सुकून से देख लो, इसके बाद मैं क्वेश्चन 2 पे जाऊंगा। मैं आपके लिए रुका हूँ, क्वेश्चन पार्ट 1 और 2 दोनों ही देख लो, ठीक है, ताकि समझ जाए आप लोग। दोनों ही देख लें सुकून से। अगर किसी को क्वेश्चन 1 में कोई कंफ्यूजन नहीं है तो वी कैन मूव ऑन। किसी को मेरी आवाज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा? इज द वॉइस एब्सोल्युटली क्लियर? ठीक है, बस मुझे यही कंफर्म करना था। अगर आवाज क्लियर है तो फिर ओके। ठीक है, सो आई विल मूव फॉरवर्ड नाउ। दिस इज अ रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, लैगिंग अ बिट, आवाज थोड़ी सी लैग कर रही है। ओके, मैं एक काम करता हूँ, मैं इंटरनेट स्विच करने की कोशिश करता हूँ। आप मुझे 1 सेकंड देंगे, फिर मैं दोबारा आपसे पूछूंगा मेरी आवाज कैसी आ रही है, ठीक है? ओके, हाउ अबाउट नाउ? अब आवाज कैसी है बेटा? सही है? आवाज ओके बिल्कुल? चलो, अगर आवाज ओके तो फिर आगे चलता हूँ। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो काइनेमेटिक्स का है। आपको एक इक्वेशन होती है काइनेमेटिक्स की, जो आप 4 इक्वेशंस पढ़ते हो ना, यूनिफॉर्म मोशन की 4 इक्वेशंस पढ़ते हो, उसमें से एक इक्वेशन की डेरिवेशन इस ग्राफ से डायरेक्टली हो जाती है। वो कह रहे हैं कि भाई आप
इस ग्राफ का एरिया जो है उसकी एक्सप्रेशन बना के दे दें. अब दिस इज अ ट्रेपीजियम, बट यू कैन ऑल्सो थिंक ऑफ इट एज अ ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल. ठीक है, तो दोनों तरह से इसको सोच सकते हैं. ट्रेपीजियम का फॉर्मूला अक्सर बच्चों को भूल जाता है, तो हम ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल से कर लेते हैं. ट्राइंगल की हाइट है u, ट्राइंगल की विड्थ है t, सॉरी रेक्टेंगल की, आई एम सॉरी, रेक्टेंगल इज, सो एरिया जो है वो क्या है हमारे पास, एरिया इज रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल. रेक्टेंगल में आ गया यू टी. ठीक है, और ये जो है ये मेरे ट्राइंगल की हाइट है. हाउ मच इज दिस ना, इसके लिए मैं क्या एक्सप्रेशन लिखूंगा मेरे बेटे, यहाँ पे मैं क्या एक्सप्रेशन डाल सकता हूँ, इस हाइट को क्या मैं बोलूंगा, हाइट के लिए क्या बोलना चाहिए. स्क्रीन लैग हो रही है यार, एक मिनट रुको, अभी सही हो जाएगी, बेफिक्र हो जाओ, बेफिक्र हो जाओ, अभी सही हो जाएगी. आज ये मसले क्यों शुरू हो गए. अच्छा, इशू वो आ रहा है कि मैंने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन किया था, और हॉटस्पॉट पे जो है वो स्क्रीन उसके साथ अटैच वो नहीं होती. सेम वाईफाई पे कनेक्ट होना जरूरी है, हॉटस्पॉट पे शायद पता नहीं इतनी. कनेक्ट बैक टू माय ओल्ड वाईफाई, होपफुली इंटरनेट सही चलेगा और आवाज़ ठीक आएगी. अ, लेकिन आज मुझे कोई इसका खास सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा. आई कैन जस्ट होप कि ये सही रहे सब कुछ. लेट मी जस्ट री शेयर द स्क्रीन. लेट मी नो व्हेन यू कैन सी द स्क्रीन अगेन. ओके, नाउ द स्क्रीन इज विजिबल. स्क्रीन अब स्टक तो नहीं है, राइट, स्क्रीन चल रही है. आवाज़ जो है वो होपफुली अच्छी आएगी, लेकिन इसकी कोई ख़ास मुझे आज गारंटी नहीं लग रही. अल्लाह करे सही रहे. एनीवेज, सो बेटा रेक्टेंगल का एरिया जो है वो आपको सबको समझ में आ गया. अब मैं चाहता हूं कि ट्राइंगल की बेस मुझे पता है टी है, मुझे पता है ट्राइंगल की बेस टी है बेटा, लेकिन मुझे ये हाइट कौन बताएगा, ट्राइंगल की हाइट कौन मुझे बताएगा कि क्या है ट्राइंगल की हाइट. क्योंकि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखना होता है, तो हाफ इंटू टी इंटू यहाँ पे क्या लिखूं. एग्जैक्टली exactly. क्योंकि ये पूरा चीज जो है वो ये वी है, ये पूरी चीज वी है, और वहां तक जो है वो ट्राइंगल की बेस तक यू है, तो इसको क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा वी माइनस यू. एग्जैक्टली, ये v माइनस यू हो जाएगा. सो व्हेन यू सिंप्लीफाई ऑल ऑफ दिस विल बिकम 1/2. उसके बाद आपके पास हो जाएगा, एक मिनट जरा थोड़ा सा रुकना, यू टी है, उसके बाद 1/2, और यहाँ पे आ जाएगा टी वी माइनस 1/2 टी यू. ठीक है, अब हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें तो आपको जरा गौर करना है इनके कोफिशिएंट्स पे. देखो बेटा, ये वाली जो चीज है, ये वाली जो चीज है, इसको तो किसी चीज के साथ आप ऐड नहीं कर सकते, ये 1/2 टीवी है. लेकिन ये जो है ये 1 UT है और ये हाफ यूटी है. मतलब 1 में से अगर आप हाफ माइनस कर दें तो क्या बचता है, 1 UT में से हाफ यूटी माइनस कर दें तो क्या बचता है, हाफ यूटी बचता है ना, हाफ यूटी ही बचता है. तो ये क्या बन जाएगा सिंप्लीफाई होके, और हाफ यूटी और हाफ वी टी तो एज इट इज रहेगा. अब क्या मैं इसमें से 1/2 टी कॉमन ले सकता हूँ, 1/2 टी कॉमन ले सकता हूँ. अगर मैं 1/2 टी कॉमन ले लूंगा तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, यहां पे हम इसको लिखते हैं, 1/2 टी को कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट में u और v ऐड हो जाएंगे. दैट इज असेंशियली माई आंसर, एंड दिस इज वन ऑफ द इक्वेशंस ऑफ मोशन, राइट. इसको आप ऐसे लिखते हैं, इसको आप ऐसे लिखते थे अगर आपको याद हो, u प्लस v अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई टी.
सवाल ये है कि अब वो पूछ रहे हैं, आपने ये एक्सप्रेशन तो निकाल ली, बट ये एरिया अंडर द ग्राफ की जो एक्सप्रेशन है ये क्या रिप्रेजेंट करती है? हमें पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एंड द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट. यू शुड, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शुड रिप्लेस डिस्प्लेसमेंट. सो मुझे ये बताएं कि सिंप्लीफिकेशन आपको समझ में आई या नहीं समझ में आई? कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड किस्म की अलजेब्रा तो नहीं हुई ना यहाँ पे? जरा एक दफा दोबारा से बता देता हूँ. रेक्टेंगल और ट्राइंगल के एरिया की आपने एक्सप्रेशन बनानी थी. रेक्टेंगल इज यू टाइम्स टी. ट्राइंगल जो है वो हो जाएगा हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू. तो ये हो गया रेक्टेंगल का और ये हो गया ट्राइंगल का. फिर मैंने कुछ भी नहीं किया, पहले तो हाफ टी को वी के साथ भी मल्टीप्लाई किया और फिर माइनस करके यू के साथ भी मल्टीप्लाई किया. ये हो गया हाफ टी वी और ये आ गया माइनस हाफ यू टी. फिर यू टी और माइनस हाफ यू टी को मैंने कर दिया 1/2 यू टी, और 1/2 यू टी और 1/2 वी टी जो है उसके अंदर 1/2 टी कॉमन ले लिया. 1/2 टी कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? वी प्लस यू बच गया. तो ये मेरा आंसर हो गया. अब वेलोसिटी का एरिया क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट होता है. इसमें कोई लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं है, दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड. नाउ यू हैव अ क्वेश्चन फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन. अब जरा इसको गौर से पढ़ते हैं. बॉल को किक किया विद अ वेलोसिटी ऑफ 15. बॉल की इनिशियल वेलोसिटी 15 है. एंगल जो है वो 60 डिग्री का है, ठीक है, फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल. एंड जब वो बॉल वॉल से जाके स्ट्राइक करेगी तो उसकी बॉल की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो चुकी होगी बिल्कुल, which means that the vertical component of the velocity when the ball hits the wall is going to be 0. The vertical component is going to be 0. Now, by the way, what is the vertical component here? यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा बॉल की वेलोसिटी का? 15. बताएं 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 बताएं, आप लोग बताएं. और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? क्या लगाऊं यहाँ पे और यहाँ पे क्या लगाऊं? साइन और कॉस का ही बताना है बस आप लोगों ने, और तो कुछ नहीं बताना. ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड बात तो नहीं पूछी. ये तो आप एएस में आके सबसे पहली चीज सीखते हैं. ये तो फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए सबके. ये क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा कॉस और ये वाला हो जाएगा साइन. इज दैट क्लियर? सो वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैंने लिख लिया क्योंकि मेरे आगे यही काम आने होते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में. हमने ये देखा वॉल ये है इनिशियली, दिस इज इनिशियली. फाइनली क्या होगा जब बॉल यहां पे पहुंच जाएगी? अब वो कह रहे हैं कि बॉल की वेलोसिटी बस टोटली हॉरिजॉन्टल है, इट डज नॉट हैव अ वर्टिकल कंपोनेंट, द बॉल बिकम्स हॉरिजॉन्टल. दैट मींस दैट फाइनली जो बॉल की वेलोसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगी, जो कि होता है 15 cos 60 ही. अच्छा, वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो कम हो रहा है, क्यों? क्योंकि बॉल पे एक डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, तो वर्टिकल कंपोनेंट तो आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गया. लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई फोर्स लग रही है क्या? बॉल में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रही है जब बॉल ट्रेवल कर रही है? कोई फोर्स नहीं लग रही, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस तो उन्होंने वैसे ही नेग्लिजिबल कर दिया है. सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है. देयर इज ओनली वन फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल एट ऑल पॉइंट्स, which is the weight of the ball. चाहे बॉल यहाँ पे हो चाहे बॉल यहाँ पे हो, at all times there is only the weight of the ball which is acting on it. सिर्फ और सिर्फ बॉल का वेट एक्ट कर रहा होता है. तो होता है क्या है कि बॉल का वर्टिकल कंपोनेंट आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है. बॉल की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है और इवेंचुअली अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के 0 हो जाता है, जो कि वॉल पे जाके हो रहा है. ठीक है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है. दिस इज द मेन रूल टू रिमेंबर अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन. द वन सिंगल थिंग that will help you solve projectile motion is कि वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो चेंज होता रहता है और उसकी एक्सेलरेशन होती है -9.81 एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल के बराबर. लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कांस्टेंट रहता है, वो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होता क्योंकि कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं एक्ट कर रही. नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड द बैकग्राउंड ऑफ दिस टॉपिक. लेट्स स्टार्ट आंसरिंग डिफरेंट क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द वर्टिकल मोशन एंड कैलकुलेट द टाइम टेकन टू रीच द वॉल. अब जब बॉल वॉल पे जाके हिट कर रही है तो मुझे वर्टिकल मोशन को क्योंकि कंसिडर करना है, तो मैं ये जानता हूं कि बॉल की वर्टिकल वेलोसिटी, बॉल की इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी ये थी और फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी, बॉल की जो फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी है वो 0 है. फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी वॉल के जहां पे आ जाके हिट कर रही है वो 0 है. तो आई नो द इनिशियल एंड आई नो द फाइनल वेलोसिटी एंड आई नीड टू नो द टाइम. देयर इज वन मोर थिंग जो कभी भी सवाल में दी भी नहीं होती बट उसका हमें हमेशा पता होना चाहिए, एंड दैट इज द एक्सेलरेशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन.
व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन? एक्सेलरेशन की क्या क्या वैल्यू होगी और क्या डायरेक्शन होगी? एक्सेलरेशन की वैल्यू और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। जी बेटा, वैल्यू और डायरेक्शन बताओ, पार्टिसिपेट करो, शाबाश। -9.81 लूंगा। माइनस क्यों कर रहा हूं? माइनस क्यों कर रहा हूं बेटा? क्योंकि ये डाउनवर्ड्स है। वेलोसिटी को अपवर्ड्स में पॉजिटिव कंसीडर करता हूं, तो एक्सेलरेशन को फिर नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। सही है, इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू वेलोसिटी, आई हैव टू टेक इट एज नेगेटिव। अदरवाइज अगर इसको मैं पॉजिटिव ले लूंगा तो मेरी वर्टिकल वेलोसिटी को बढ़ाने की कोशिश करेगी इक्वेशन, मुझे कम करवानी है। सो व्हाट इज द इक्वेशन दैट विल रिलेट initial velocity, final velocity, time, and acceleration? This is the equation. I hope you know this. V is equals to U plus AT. And you need to find the time. So the final velocity is definitely zero. Remember, this is just vertical motion. We are talking about vertical components only. The initial vertical component was 15 sin 60. एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस डालनी है ब्रैकेट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं डालोगे तो काम खराब हो जाएगा। और यहाँ पे आप 9.81 के साथ टाइम को मल्टीप्लाई कर दें। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे और टाइम निकालेंगे तो टाइम का आंसर क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा 1.3 सेकेंड्स। टाइम आ जाएगा 1.3 सेकेंड्स। चेक कर लें अपनी कैलकुलेशन, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो देख लेते हैं इसको। I'll let you take a look at the question and then at the same time read the next question as well. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का कांस्टेंट क्यों रहता है? इसको मैंने तकरीबन पिछले ही जब मैं ऊपर वाले पेज पे अभी एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने 3 दफा आंसर रिपीट किया, ऑलमोस्ट 3 दफा, कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्यों नहीं चेंज होता वेलोसिटी का, वजह क्या है? वेलोसिटी चेंज होने के पीछे रीजन क्या होती है? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन के पीछे रीजन क्या होती है? फोर्स। तो अगर उस डायरेक्शन में फोर्स होगी, अगर उस डायरेक्शन में फोर्स होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तभी तभी ही वेलोसिटी चेंज हो सकती है ना हॉरिजॉन्टल। तो वो नहीं चेंज हो रही क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है। सो द आंसर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो हॉरिजॉन्टल फोर्स। ठीक है जी। नाउ वो कह रहे हैं शो द बॉल स्ट्राइक्स द वॉल विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 7.5। आहा, ये तो आसान क्वेश्चन है और ये 1 मार्क का है। इतना आसान क्यों है ये? मैं क्यों बोल रहा हूँ आसान है? भाई बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या थी शुरू में? इतनी थी। बाद में कितनी है? इतनी है। तो शुरू में निकाल लो या एंड पे निकाल लो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो रहती ही कांस्टेंट है। तो बस 15 cos 60 शो करना है आपने, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। सो यू शो 15 cos 60 and you put it in your calculator and you will get roughly to 2 significant figure, राउंड ऑफ करके आपका 7.5 मीटर्स पर सेकंड आंसर आएगा रफली। आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली आएगा, चेक कर लेना। नहीं, एग्जैक्ट ही आएगा, इसमें इसमें एग्जैक्ट ही आएगा। कैलकुलेटर में डालो तो cos 60 क्योंकि 0.5 होता है। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन। मास ऑफ द बॉल इज इतना एंड टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब वो जो है वो बॉल से इतनी देर के लिए टच हुई है, बॉल जाके उसको हिट करेगी तो रिबाउंड भी करेगी, और रिबाउंड कर रही है हॉरिजॉन्टली, और रिबाउंड करते वक्त इसकी ये स्पीड है। सो हियर इज द समरी ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन। दिस इज योर वॉल, बॉल आई है, बॉल ने आके जब इसको हिट किया है तब बॉल की वेलोसिटी क्या थी? हमने ऊपर शो किया कि 7.5 थी। जब बॉल वापस जा रही है तो वो कह रहे हैं रिबाउंड कर रही है हॉरिजॉन्टली ही, हॉरिजॉन्टली रिबाउंड कर रही है, और उसकी तब स्पीड है 4.3। अब वो कहते हैं कि भाई आप चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं बेटा? चेंज इन मोमेंटम निकालना बहुत आसान है। इनिशियल और फाइनल मोमेंटम, फाइनल और इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर दो। लेकिन बेटा मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? mv है ना। अब फाइनल वाला मोमेंटम कौन सा है? फाइनल वाला मोमेंटम बॉल का तब है जब वो रिबाउंड कर चुकी है। तो इसके अंदर मैं डाल दूंगा, इसके अंदर मैं डाल दूंगा 4.3, सॉरी बॉल का मास 0.4 इंटू 4.3, और यहां पे मैं डाल दूंगा। अब यहां पे एक चीज नोटिस करना है, गलती है जो सब करेंगे और मैं भी आपको करके दिखा रहा हूं, वो क्या गलती है खुद ही फिगर आउट कर लो इससे पहले कि मैं बताऊं। ये मैंने बॉल का इनिशियल मोमेंटम रख लिया, क्या गलती है यहाँ पे? व्हाट इज द मिस्टेक दैट आई हैव मेड?
किसी भी एक वेलोसिटी को बेटा उल्टा रखा है तो उसका पर साइन भी उल्टा करना पड़ेगा। किसी भी एक वेलोसिटी का साइन कट तक एटलीस्ट उल्टा कर लें, तो इसका साइन उल्टा लगा लें, इसका साइन उल्टा कर लेते हैं। ये वाली जो वेलोसिटी थी फाइनल वाली, क्योंकि वो लेफ्ट पे जा रही है तो उसको नेगेटिव कंसिडर कर लें, तो इसमें कोई हार्म तो नहीं है। सो वी गोना कंसिडर दिस वन एज नेगेटिव, ठीक है। एंड आई एम गोना मेक यूज ऑफ ब्रैकेट्स। ये एक ब्रैकेट है और इसके अराउंड एक बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देता हूँ। नाउ दिस इज द इनिशियल मोमेंटम। इसके अंदर मैंने वेलोसिटी नेगेटिव डाली है और इसके अंदर मैंने वेलोसिटी को पॉजिटिव डाला है। तो अब मेरा आंसर सही आएगा। और जब मैं अपना आंसर निकालता हूं तो वो टू सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करने के बाद 4.7 kg meters per second आएगा। कैन समवन ऑल्सो टेल मी द ऑल्टरनेटिव यूनिट्स ऑफ मोमेंटम? तुम लोगों को साथ साथ मैं थोड़ा टेस्ट करता रहता हूँ। व्हाट इज अनदर यूनिट ऑफ मोमेंटम जो कि कॉमनली यूज होते हैं? केजी मीटर्स पर सेकंड भी होते हैं, बट एक और भी यूनिट होता है मोमेंटम का, वो भी अक्सर यूज होता है। एनएस। एनएस न्यूटन सेकंड्स। एनीवेज, अब कह रहे हैं कि आप एवरेज फोर्स निकाल सकते हैं बॉल पे, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज फोर्स निकाल सकते हैं ऑन द बॉल बाय द वॉल। वॉल बॉल पे कितनी फोर्स लगा रही है, दैट इज डन बाय यूजिंग द दैट इज डन बाय यस बेटा, मैंने यही फॉर्मूला यूज किया मुनीर, बिल्कुल यही फॉर्मूला यूज किया। अब ये जो एवरेज फोर्स निकालते हैं इसके लिए सेकंड लॉ यूज होता है, न्यूटन सेकंड लॉ, व्हिच सेज दैट resultant force on the object is equal to change of momentum upon time. So force is proportional to rate of change of momentum. अब change of momentum आया 4.7, मैं इसमें माइनस साइन इंक्लूड नहीं कर रहा, जरूरत नहीं है इसकी, मैंने ब्रैकेट में डाल दिए। टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट कितना था, बॉल कितनी देर के लिए टच कर रही थी दीवार को, इतनी देर के लिए, 0.12 सेकंड्स के लिए, क्वेश्चन में दिया हुआ डेटा। तो जब मैंने निकाला तो मेरी फोर्स आ रही है 39 न्यूटन। 39 न्यूटन मेरी फोर्स आएगी। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन इज फिनिश्ड, क्वेश्चन हो गया मुकम्मल, ठीक है। एक सवाल और कर सकता हूं। वॉल ने बॉल पे फोर्स लगाई 39 न्यूटन की ऑन दिस साइड टुवर्ड्स दिस साइड, ये फोर्स लगी है। वॉल पे कितनी फोर्स लगेगी, वॉल पे कितनी फोर्स लगेगी? वॉल पे भी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगेगी, ठीक है। चलें, अच्छा अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच इज अबाउट एनर्जी, वर्क एनर्जी पावर का क्वेश्चन है। पहले तो व्हाट इज मेंट बाय वर्क डन। सो वर्क डन की जो है वो आप डेफिनेशन लिख दें। हाउ डू यू डिफाइन वर्क डन? दिस इज, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, या डायरेक्ट ऐसे लिख दो, वर्ड्स में लिख दो, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, बल्कि डिस्टेंस भी नहीं, डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। सिर्फ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये बताना है कि इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होना जरूरी है। नाउ रीड द क्वेश्चन केयरफुली, सारा डेटा नोट डाउन करो। इतना मास है एक बॉल का, उसको ड्रॉप किया गया फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। अब जब भी ड्रॉप बोलते हैं ना, ड्रॉप, तो ड्रॉप में इनिशियल स्पीड 0 होती है। अगर थ्रो की जाए बॉल तो उसको कुछ इनिशियल स्पीड मिलती है, बट व्हेन यू ड्रॉप इट द इनिशियल स्पीड इज ऑलवेज 0। दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो। वैसे भी उन्होंने बता दिया फ्रॉम रेस्ट फॉल कर रही है। वर्टिकल डिस्टेंस बॉल ने इतना कवर किया है टुवर्ड्स द ग्राउंड, एयर रेजिस्टेंस इज सिग्निफिकेंट, सो एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर नहीं करना बेटा, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, बॉल रीचेस टर्मिनल वेलोसिटी, बॉल अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी रीच करती है बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ठीक है जी। द बॉल हिट्स द ग्राउंड विद स्पीड ऑफ, हिट्स द ग्राउंड विद स्पीड ऑफ 23। सो कह रहे हैं कि इनिशियल बॉल की इनिशियल स्पीड है 0, देन द बॉल की स्पीड इंक्रीज होती है समवेयर along the line the ball reaches terminal velocity.
टर्मिनल वेलोसिटी बॉल की रीच हो जाती है इस पॉइंट पे, तो बॉल की स्पीड ऑलरेडी क्या हो चुकी है 23, और जब वो बॉल ग्राउंड को हिट करेगी तो जाहिर सी बात है अब उसकी स्पीड फर्दर तो बढ़नी नहीं है, टर्मिनल वेलोसिटी होने के बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, तो इवेंचुअली जब वो हिट भी करेगी ग्राउंड को तो 23 की स्पीड से ही करेगी। यहां पे स्पीड इंक्रीज हो रही है, ड्यूरिंग दिस टाइम स्पीड इंक्रीज कर रही है, बट इवेंचुअली वो कांस्टेंट हो जाती है। आई एम श्योर यूर ऑल फेमिलियर विद दिस ग्राफ जो मैं स्केच कर रहा हूं जल्दी से। यूर ऑल फेमिलियर विद दिस ग्राफ, इवेंचुअली टर्मिनल वेलोसिटी रीच हो जाती है, एवरीवन हैज सीन इट। इस ग्राफ के बगैर आपका चैप्टर ही कंप्लीट नहीं होता कोई भी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप बार बार पढ़ते हैं और इस पे ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन सेट होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिक्रीज इन जीपीई ऑफ द बॉल, दैट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। डिक्रीज इन जीपीई क्या होगा? That's mgh. The mass of the ball is 0.42, g is 9.81, and the height that the ball has fallen through is 78. And when you calculate this, you'll get the answer, which is rounded off to two significant figures, and you'll get around 320 joules. राउंड ऑफ करने के बाद टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में, अगर आप टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करते हो, क्योंकि डेटा सारा टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो मैं भी टू सिग्निफिकेंट फिगर में दे रहा हूं, ठीक है? All right. So, because the gravitational potential energy, the answer, because all the data was in two significant figures, we can also give our answer to two significant figures or three significant figures. Don't keep your answer to more than three significant figures or less than two significant figures. Don't just write 300. Don't just write 321 point whatever that is. Okay, make sure that you round off your answer to 2 or 3. ये सारे चैप्टर के लिए तकरीबन हर जगह रूल है, unless they state otherwise in the question. And now they have to tell you, you have to tell them what is the increase in kinetic energy. So what's the increase in kinetic energy? देखो initial speed, the initial speed was 0 and the final speed was eventually 23 meters per second, right? 23 meters per second. So how do you find this out? Change in kinetic energy निकालना, you have to find out the change in kinetic energy, right? तो आप, you will say what is the kinetic energy finally and what is the kinetic energy initially. Well, initially तो zero हो जाएगी, right? Because since the initial velocity was 0, so this is going to be simply 0. I don't even need to write an equation for it, do I? When it says that air resistance is negligible, does it make a difference? Question आया. If air resistance is negligible, then obviously you have to ignore it. But यहाँ पे उन्होंने कहा air resistance is not negligible, it's significant. So you can't ignore it. You actually have to, they will ask you a question regarding air resistance. इसका अगला part that will be regarding air resistance because it's not negligible. Now, what was the final speed? And what is the formula for kinetic energy? Half mv squared, right? So I can say half into 0.42 times 23 squared. And the answer that I'll get is roughly 110 joules, rounded off to two significant figures, right? Now, the decrease in potential energy was 320, but the increase in kinetic energy is only 110. So there is a huge difference. Where did the rest of the energy go? And that's what the next question is about. That's what the next question is about. Where did the rest of the energy go? सारी की सारी एनर्जी कहाँ चली गई, गायब कहाँ हो गई? So the energy surely has been converted to thermal energy because we have to do some work. So we have to do some work against air resistance. So first of all, you have to find work done against air resistance. Make a simple energy equation. Simple सी energy की equation निकालो पहले. How much work was done against air resistance? The way I like to form this equation is, we simply ask ourselves the question, where is the energy coming from and where is the energy going? The energy is coming from the gravitational potential energy, right? That's what the initial form of energy was. Then it converted into, or at least some of it converted into kinetic energy, but some of it is also work done against the drag force, the air resistance. Now this was 320 and this was 110. So you can find the W from here, and W, as you can see, कि हमारे पास कितना आ रहा है, इन दोनों को अगर आप subtract कर दो, that would be 210 joules. Now you know that work done is
force into distance. This force, by the way, is your drag force or air resistance. So if this is 210 and F is unknown and the distance fallen was 78, right? How much did the ball fall down? It fell through a distance of 78. So you divide the two and you get your answer. Correct to two significant figures. The answer is 2.7. 2.7 Newton answer aa raha hai. Now this is a very, very repetitive type of numerical. It like literally इसी तरह के question बार बार आते हैं. Only difference would be sometimes the thing is falling down. Sometimes the thing might be going up. Sometimes it might be something that is rolling down a slope, something that is sliding down a slope. But the questions are all very common, right? It's very, very straightforward. One form of energy converts to other form of energy, but some of it is also converted to some other form. All right. Okay. आगे चलते हैं. So the ball is dropped. Now they want you to draw a very, very important graph. पहले इसको देख लेते हैं. The ball is dropped at time 0, hits the ground at time t. Hits the ground at time t. Acceleration of free fall is g. That's what the acceleration of free fall is, which is the initial acceleration. Sketch a line to show the variation of acceleration of the ball with time t. How will the acceleration of the ball vary? How will the acceleration of the ball vary with time t? Acceleration ko over time kya hoga? Let's draw the ball in different situations. When the ball is initially dropped, at time 0 seconds, right? What is the force acting on the ball? What is the force acting on the ball initially, just when it's left your hand? I need answers. What is the force acting on the ball when it's just left your hand? The only force acting on the ball is its weight. There is no other force, right? And you should be able to prove this. There is no, although you should just know the fact that initial acceleration is equals to g, but you should also be able to prove this. Now W is equals to mg, right? And the resultant force on the ball is F is equals to ma. And you know that the only force acting on the ball is its weight, right? So can I replace the resultant force with its weight only, mg, and is equals to ma, and I cancel out m on both sides, and it tells me that the initial acceleration when the ball is dropped, when the velocity is still 0, is equal to g. The initial acceleration is equals to g. So ball ki initial acceleration at time 0, the acceleration will have this value. This is where the graph is going to start from, right? Now what happens to the ball afterwards? Let's draw the ball after some time. So this is the ball, and now it's moving with a speed v, right? Its speed jo hai wo, iski speed hai, like the ball is moving down, right? It's not at rest. The ball is moving down. So what are the forces acting on the ball now? The same weight. Ball ka weight to change nahi hoga na. It has the same weight. But what is another force acting on the ball now? What is another force acting on the ball? Air resistance, right? Let's call this R, air resistance. Now another force acting on the ball is air resistance. And what happens is that the weight remains constant. Weight to constant rehta hai. But with increasing speed, R keeps increasing. R keeps increasing. So the resultant force, if I make the equation for resultant force F, that would be F is equals to ma. But this time around, the resultant force is not just weight. The resultant force is weight minus R equals ma, right? This in the bracket is my resultant force, right? F ko maine replace kiya hai W minus R se. Now we need to think about what happens to acceleration. What happens to acceleration? Agar main A ko subject bana lun, that will help you better understand what's going to happen to acceleration. So acceleration ki agar main expression banaun, acceleration will be equal to W minus R upon M. Or I can also say W की जगह मैं mg लिख देता हूं, यहां पे भी m डिवाइड कर देता हूं और r को भी m से डिवाइड कर देता हूं. If I simplify this one step further, m और m cancel हो जाएगा. This expression becomes acceleration is equals to g minus r upon m.
अब this expression describes what happens to acceleration. This expression is exactly describing what type of graph you should draw. Okay, let me explain. अब यहां पे क्या हो रहा है बेटा? If R was 0, now let me ask you this question. We have already discussed this. If A resistance is 0, तो A जो है वो equals to G आ जाएगा, because ये पूरा expression 0 हो जाएगा, तो G बचता है खाली left hand side पे. But now if R slowly increases, what happens to acceleration? If R की value starts to increase slowly, R की value ऐसा ऐसा बढ़ती जाती है, then what happens to the acceleration? What will happen to the value of A from here? Think about putting different values in the equation, जिसके अंदर R की value हर बार different होगी. R will be 0, and then it would be 2, and then it would be 10, right? It would be 2, and then it would be 10, and it would be 20, and then it would be 40. So R की value बढ़ती जा रही है. So what happens to acceleration? If R keeps increasing, surely acceleration is going to decrease. And this is something that you should just be able to identify by looking at a mathematical expression. It's not a very complicated equation. It's a very straightforward expression जो आपको बता रही है कि acceleration R के बढ़ने से कम होगी. अब आपने ये देखना है कि इसका मतलब है कि हमने acceleration को decrease करना है. अच्छा, eventually R जो है वो weight के बराबर आ जाता है. Eventually the weight and the air resistance are equal. So resultant force 0 हो जाती है. So acceleration भी 0 हो जाती है. So eventually मैंने acceleration को क्या कर देना है? 0 कर देना है. I know that I have to reduce acceleration to 0 at time t when it hits the ground. Oh no, not when it hits the ground. यहाँ पे तो 0 होगी, लेकिन उससे पहले ही acceleration 0 हो चुकी होगी. उससे पहले ही acceleration 0 हो जाएगी. क्यों? अगर आपको याद हो, if you remember, the question says that the ball hits the ground at this point. यहाँ पे ground पे hit कर रही है ball. Hits the ground, but that's not when it reached terminal velocity. अगर आपको याद हो तो आप यहाँ पे क्वेश्चन को गौर से पढ़ें. I want you to read this part. I'll underline it. पढ़ा आपने? It says that the ball reaches terminal velocity before it hits the ground. So before it has even reached the ground, which was at time capital T, उससे पहले ही speed constant हो चुकी है. And if the speed is constant, that would mean that acceleration has already become 0. So you have to decrease the acceleration to 0 before it reaches time t. Before it reaches time t. And now I'll draw a graph जिसको हम हमेशा थोड़ा सा कर्व करके बनाते हैं. अब ये मत पूछना कि सर कर्व क्यों बन रहा है, because you can open this expression up further and mathematically उससे आपको explanation मिल जाएगी कि क्यों कर्व बन रहा है. But just remember कि कर्व डिक्रीजिंग ग्रेडियंट का कर्व बनाना है हमेशा. So the graph looks like this. इसको 0 पे ले आओ and then just continue it till here. ठीक है? So this should be a decreasing gradient curve. इसको जरा प्यारा करके बना लेते हैं थोड़ा सा. Somewhat like this. ठीक है? This time t बेटा, अगर if you're thinking this is some value, this is not value, this is just a variable. ये से उन्होंने एक्सेस को लेबल किया हुआ है. वैल्यू ये है, ये वैल्यू नहीं है. So small t is not really something that you should look at. ठीक है? अगेन मैंने ये कहा था बेटा, मुझसे सवाल मत करना कि ये इंक्रीजिंग कर्व क्यों नहीं है और डिक्रीजिंग कर्व क्यों है. द रीजन इसके लिए आपको फर्दर आर को खोलना पड़ेगा और आर का रिलेशनशिप वी से देखना पड़ेगा, और आर जो है वो वी के स्क्वायर पे डिपेंड करता है. एंड देयर इज अ होल ऑफ अदर थ्योरी व्हिच इज नॉट रियली पार्ट ऑफ योर सिलेबस. सो यू शुड जस्ट नो द फैक्ट कि एक्सेलरेशन का ग्राफ डिक्रीजिंग ग्रेडियंट वाला कर्व बनेगा. ठीक है? बिकॉज इफ आई स्टार्ट टू एक्सप्लेन कि क्यों डिक्रीजिंग ग्रेडियंट है, देन आई हैव टू राइट एयर रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर, और वो वेलोसिटी वाली जो इक्वेशन है वो फिर इसके अंदर आएगी. तो फिर आप देखोगे अच्छा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर वो डिक्रीजिंग कर्व बना के देगी. तो हम उसकी डिटेल में अभी जा ही नहीं रहे. ठीक है? इफ यू वर टू ओनली ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, अगर किसी बच्चे ने सिर्फ ऐसे भी स्ट्रेट लाइन बना दी ना, ही माइट जस्ट स्कोर 1 out of 2. as long as the line is going downwards they might give you 1 mark. but the guarantee ये है कि लाइन G से स्टार्ट हो और 0 पे जाए. ठीक है? लेकिन अगर आप ऐसा परफेक्ट ग्राफ बनाते हो जिसमें डिक्रीजिंग ग्रेडियंट भी है और वो एक्स एक्सेस पे मीट कर रही है बिफोर टाइम कैपिटल T, that's when you will get the second mark as well. All right, so ये वाला अच्छा क्वेश्चन था. this is a question where I would say कि आपको थोड़ा सा उन्होंने चैलेंज किया, right? So if you study this chapter in depth, only then you would be able to answer this. And if you read the question carefully, मैंने क्वेश्चन गौर से नहीं रीड किया था. अगर आपको याद हो तो मैंने शुरू में ग्राफ ऐसा बना दिया था. क्यों?
क्योंकि मैं भूल गया था कि बॉल टर्मिनल वेलोसिटी तो पहले ही रीच कर गई है. सो इट्स सच एन इंपॉर्टेंट थिंग कि जो ऊपर इंफॉर्मेशन दी हुई है ऑल द वे अप हियर, दैट वाज गोना बी अप्लाइड लेटर ऑन इन द क्वेश्चन, एंड इट हैपेंस अ लॉट. ए लेवल के क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा होता है, ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है इंपॉर्टेंट, एंड यू हैव टू अप्लाई इट लेटर ऑन. ऑलराइट, लेट्स कीप गोइंग. कोई ब्रेक्स नहीं लेंगे आप, इंशाल्लाह वन गो में पूरा करेंगे पेपर, ठीक है, ताकि हम टाइम से जो है ना वो सो भी सकें यार, नींद ही पूरी नहीं हो रही रमजान में. ओके, डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. स्टेशनरी वेव में ट्रांसफर एनर्जी नहीं होती, इसमें कहते हैं एनर्जी ट्रांसफर होती है, इसमें एनर्जी होती है ट्रांसफर, और इसमें नॉट ट्रांसफर्ड, और यू कैन से ट्रैप्ड. एनर्जी इसमें ट्रांसफर्ड नहीं हो रही, तो इट्स नॉट ट्रेवलिंग, इट्स जस्ट ट्रैप्ड, ट्रैप्ड इनसाइड द वेव. ठीक है, so this is like one of the basic differences between progressive wave and stationary wave, but there are actually more elaborate and more detailed differences between stationary and progressive waves, which we can talk about later some other day. अगर कोई क्वेश्चन आ गया पास पेपर में जिसके अंदर बताना होता है कि इसमें प्रोग्रेसिव वेव में यू हैव क्रेस्ट एंड ट्रफ्स एंड उसमें नोड्स एंड एंटी नोड्स होते हैं, बट देन देयर इज अ डिफरेंस दैट इंक्लूड्स फेज डिफरेंस, के उसमें नोड से नोड के बीच में सब कुछ इन फेज होता है और बराबर वाले लूप में सब आउट ऑफ फेज होता है. बट ऑन द अदर हैंड इन द ट्रांसवर्स वेव एवरीथिंग इज आउट ऑफ फेज बाय अ स्लाइट अमाउंट. सो अभी हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू that there are actually 4 differences between stationary waves and progressive waves. One of them is this. This is the first one, which is the easiest to write. But the other 3 are somewhat logical. You really have to be able to understand them in order to answer some questions. क्योंकि कभी कभार वो they don't just ask you to write down the differences, they want you to apply that logic to find out the answer. Okay, चलो पार्ट बी पे मूव करते हैं. So let's read part B. Progressive wave travels from left to right. All right, progressive wave इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है on a stretched string. Now stretched string को मैंने इसलिए हाईलाइट किया बेटा क्योंकि आपको स्टेशनरी वेव्स के you have to study 3 cases. There are 3 cases of stationary waves. One is the stretched string, which is fixed at both ends. Then there is the sound wave traveling in open closed tube. एक end open होता है, दूसरा end close होता है. And then there is another case where the tube is open at both ends. Open tube. ये 3 cases हैं जो आपको stationary wave के by heart याद होने चाहिए. Only then you will be good at answering any stationary wave question. खैर, let's move on. So on a stretched string, and they are showing you the progressive wave, and they are showing you part of the string at one instant. You are showing you the part of the string at one instant. इस वक्त the picture of the string looks like this. Okay, and आपको ये क्या बता रहे हैं, प्रोग्रेसिव वेव की डायरेक्शन बता दी कि टुवर्ड्स राइट ट्रेवल कर रही है. नाउ दे आर सेइंग P, Q and R are 3 different points on the string. P, Q and R are 3 different points on the string. Distance between P and R is 0.48. All right, इन्होंने यहाँ पे मार्क करके दिया हुआ डिस्टेंस आपको. Let's highlight this. Distance between P and R is 0.48. The wave has a period of 0.2. That's also very important. Capital T, wave का period 0.02 है. You have to determine the wavelength of the wave. All right, how do you determine the wavelength? प्रोग्रेसिव वेव की वेवलेंथ क्या होती है? प्रोग्रेसिव वेव की वेवलेंथ क्या होती है? पॉइंट पी से लेके कहां तक जो है वो मुझे वेवलेंथ मिल जाएगी, यहां तक एक वेवलेंथ होगी. इन रियलिटी द वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज एक्चुअली फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. दिस इज लैम्डा. ये लैम्डा जो है ये पूरी एक साइकिल के लिए होता है. नाउ व्हाट दे हैव डन हियर इज दे हैव एडेड अनदर हाफ साइकिल नेक्स्ट टू इट. ये जो आपको दिया हुआ है इसमें आधा लैम्डा और आगे चल रहा है, 0.5 लैम्डा और इसमें इंक्लूडेड है. So this distance that's being shown to you is actually equal to 1.5 lambda. The distance that is being shown to you, the distance that is 48.48, is actually 1.5 wavelength, and you need to find just the wavelength. So if 1.5 lambda equals 0.48, then lambda is simply 0.48 over 1.5. So lambda की वैल्यू आ जाएगी 0.36. Correct me if I'm wrong. Is it 0.36? Is the calculation okay? नहीं, I guess 0.32 आएगा. मैं मेंटली करने की कोशिश कर रहा था. Sorry, that would be 0.32. Right. Now moving on, we have to calculate the speed of the wave. Speed of the wave.
What is the equation for the speed of the wave? V equals to lambda f. V equals lambda f. And you know that f is equals to 1 upon t. Now you don't have the frequency. You don't have the frequency, but you do have the period. So period से frequency आप निकाल के यहाँ डाल सकते हो. Or you can simply replace f by 1 upon t in the formula. Now lambda is 0.32, whereas the period is 0.020, right? So you calculate this and what do you get? When you do this calculation, what do you get? I guess you get 16 meters per second. अभी तक बहुत easy question चल रहा है. Pretty straightforward, right? कुछ बहुत complicated नहीं आया. And now you have to determine the phase difference between point Q and R. All right, point Q and R. Point Q ये रहा. Let's highlight the both points. Q ये रहा और R ये रहा. How far away they are from each other? How far away they are from each other? Phase difference निकालने के लिए जो मैं formula लिखता हूँ हमेशा वो ये होता है. This is the formula that I like to use on a displacement distance graph. This is the distance. ये distance वाला graph है, ये time वाला नहीं है. So this is the equation that I like to use for phase difference. Phase difference is equals to x. X will be the distance between point Q and R upon wavelength. X upon wavelength multiplied by 360. This is the formula that I like to use for doing this type of question. Now, what is x? What is the distance between Q and R? So you need to tell me कि बेटा ये वाला यहाँ से यहाँ तक distance क्या है? थोड़ा सा आप अपना दिमाग खोलेंगे और मुझे बताएंगे सर ये distance क्या है? This is from. अच्छा, एक अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पे और हाईलाइट कर लूँ आपके लिए, लेट मी जस्ट मेक इट इजियर फॉर यू. ये जो ब्लू पॉइंट है, यहाँ तक एक वेव कंप्लीट होती है. फ्रॉम पॉइंट Q to that blue point, you have one lambda, you have one wavelength exactly. And then from the blue point to the point R, you have another quarter of a wavelength. Am I right? Point blue point से लेके the next green point है point R तक, you have another quarter wavelength. So you have 1 and a quarter. That means 1.25 wavelength है. ये जो distance है, this is 1.25 wavelength, जिसको आप 0.48 से multiply करके लिख भी सकते हो. But can't I just write 1.25 lambda here? Can't I just write 1.25 lambda upon lambda? अगर मेरे पास एक्चुअल डिस्टेंस होता तो मैं लैम्डा की वैल्यू वहां पे डाल देता. बट आई एम जस्ट यूजिंग अ शॉर्टकट काइंड ऑफ हियर कि मैं वैल्यू डाले बगैर ही आंसर निकालूं. अब देखो लैम्डा तो हो जाता है कैंसिल. द लैम्डा गेट्स कैंसल्ड आउट. 1.25 टाइम्स 360 एंड व्हाट डज दैट गिव यू? 1.25 टाइम्स 360 आपको देता है 450. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड एनीथिंग आफ्टर 360, एनीथिंग आफ्टर 360, देखो 0 से लेके 360 तक कोई भी फेज डिफरेंस आ रहा है एज इट इज लिख दो, राइट? So you're getting 450, you can write your answer as 450. That there's nothing wrong with it. But it is basically the same as saying 90 degrees as well, because 0 के बाद जब 360 आता है, that ये बिल्कुल in phase होता है. ये in phase होता है. The phase difference of 360 is in phase. So 360 can also be treated as 0. 360 can also be treated as 0. So if your phase difference is 450, then you can take the difference between 450 and 360, which is going to be 90. 450 minus 360 be 90 hota hai, which you can also write here. So you can also write your answer right down as 90. Okay. Okay. What are the conditions? A question I have, what are the conditions under which we can use this formula? First of all, you have to understand that you're finding the phase difference. So when you're being asked to find out the phase difference, that's when you use the formula. But when can you use it? Yes, 450 is also right, 90 is also right. When can you use this formula? When you have been given a graph, or when you've been given a diagram where it is showing you the displacement on the y-axis, and on the x-axis it shows you the distance. You just have to make sure that x-axis pe time ki value na ho. Now, there is also a formula that you can use if the graph is a displacement time graph. If this is a displacement time graph that you get, if you get a displacement time graph, और उसके अंदर क्या होता है कि sometimes they like to make two waves. They like to make two waves on a displacement time graph, and they want you to then find out the
phase difference between the green wave and the red wave? Yes, x over lambda wala you will only use for displacement distance graph. But if you have a displacement time graph, then what do? If you want to find out the phase difference between the green and the red wave, you will first highlight a crest. You will highlight a crest on the red wave, and then you will highlight the nearest crest on the green wave as well. And you will find out the difference of time between these 2 points. That will be your small t. And then there is a very similar method with which you can find out the phase difference. The formula is small t upon period of one of these waves. The condition is that they should have the same period. They should have the same period. So if they have the same period, then you will use that time difference upon time period multiplied by 360, and then you can use this another formula as well. So there are some questions in past papers where they have asked this type of question as well. 2 different waves or 2 different particles motion is drawn on a displacement time graph, and you have to find the phase difference between the 2 like so, right? So यहाँ तक सबको समझ में आ गया? Phase difference आपने निकालना सीख लिया. Are we good? Is everyone with me? All right. चलें भाई, अब हम आगे चलते हैं और वो कह रहे हैं बेटा figure 4.1 shows the position at time 0. कह रहे हैं how the displacement of point Q varies from time 0 to 0.01 seconds. Point Q, specifically they're asking you about point Q. How would its displacement vary in 0.01 seconds? All right, let's understand. Where is point Q? This is point Q. Point Q को हम yellow में highlight कर लें so we can differentiate it. Let's talk about this yellow point now. They're asking about this yellow point. Where would this point be after 0.01 seconds? First of all, I would like you to take a guess at this yourself. मैं खुद चाहता हूं कि आप इस बात को आंसर करो. First of all, आपने बताना क्या है? How would you write your answer down? You have to tell me the value of its displacement. Right now, the displacement of Q is 0, right? It's right at the mean position. You have to tell me what would be the, you have to tell me what would be the position of point Q. Would it be at the maximum negative amplitude? Would it be at the maximum positive amplitude? Would it be somewhere in between? Do you have a value for its amplitude in terms of the total amplitude? Do you have a value for its displacement in terms of the total amplitude? And then you also have to tell me whether it would be above the point right now or would it be below. So there's 2 things that you have to write. Where is it going to be? And in what direction is it going to move? Is it going to move up or down? So कुछ लोग कह रहे हैं मैक्सिमम पॉजिटिव पे होगा, कुछ लोगों ने बोला है मैक्सिमम नेगेटिव पे भी होगा, कुछ लोगों ने ये कहा है कि बीच में ही वापस आ जाएगा. So there are all sorts of answers coming out. बच्चे कोशिश अच्छी कर रहे हैं. अब मुझे खुद इसका आंसर नहीं पता है honestly, so I'll work it out. First of all, I'll have to realize कि इस वेव का टाइम पीरियड कितना था. What was the time period of the wave? 0.02 seconds. Is that right? So 0.010 seconds is half the time period. Am I right? ये period का आधा है. This is basically just t upon 2. Am I right? Now, what do you do in time t? If you are at reference position, let me first describe what happens in a single time period. If there's a point here, in one time period, this point, if it's, let's suppose it's going up, this will go at the maximum position. This will happen at t upon 4. At t upon 2, it will come back to its original position. And then at 3 upon 4t, it will be at the other side of the amplitude. And then at time t again, at exactly t, it will be back where it started. That's what is going to happen to the point in one cycle. That's what happens. So we know for sure that the point will return. अच्छा, अब हमें direction बताने की जरूरत ही नहीं है, because since it's going to return to its original position, we have found our answer, right? I told you कि ये t upon 2 है, and we found out that t upon 2 पे point यहाँ होता है. So all you got to do is just write down that it will return to its original position. But can you also tell me कि ये ऊपर से जाके वापस आएगा या नीचे से आके वापस आएगा? अब थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी, because it's a 2-mark question. So yeah,
आपको थोड़ा सा ये भी आंसर करना पड़ेगा, because if you just say it returns to original position, you'll get 1 out of 2 marks. So they are really looking forward to hearing if this is going to go up and then come down, or is it going to go down and then come up. अब इसके लिए ट्रिक है, इसके लिए जो मैं अपने स्टूडेंट्स को एक ट्रिक बताता हूँ वो आप सीख लो. The trick that I tell my students is somewhat looks like this. So hear me out. The trick that I use is I draw a copy of the wave. I draw a carbon copy of the wave. What am I doing? I'm basically just drawing over the current wave. मैंने वेव की कॉपी बना ली. अब मेरे पास तो डिजिटली डायग्राम बना है ऑब्वियसली, सो आई कैन जस्ट मूव इट स्लाइटली फर्दर. व्हाट कैन आई डू? थोड़ा सा इसको आगे पुश कर सकता हूं मैं. You draw the copy of the wave and then you move it over slightly to the right because the wave was moving to the right. Now, the new position of Q after this short amount of time is this. The new position of Q, I'm going to highlight it with the yellow color again. Hopefully you can see it. The new position of Q is this. Do you see the yellow point? अगर मैं दोनों को green से highlight कर दूं. So this is the new position of Q. So Q will actually have to move down from here and then go back up. So this is the trick. You can predict for point P, for point Q, for point R, for any point of the wave, whether it's going to move up or down from here. I can predict that R is going to move down from here. I can predict that P is also going to move down from here, right? You can predict for all the points whether they are going to move up or down next. And then given the amount of time, you can also say कि वो वापस आ जाएंगे अपनी जगह पे. So we're going to say it moves down. It moves downwards to max displacement, or you can say amplitude. And returns to original position. अच्छा कॉन्सेप्चुअल सवाल है. प्रोग्रेसिव वेव का ये क्वेश्चन अच्छा प्रोग्रेसिव है. Okay, let me just explain this again once. जल्दी से करूंगा. देखो, first of all, you have to realize how much time has passed. They have told you 0.01 seconds has passed, and the time period of the wave was 0.02 seconds. So this is exactly half of the period of the wave. Now, in one complete cycle, I explained कि point अगर यहाँ पे है तो it might go up, and then in half the time period it will come back again, and then in 3/4 time period it will go to the other side, and then in one time period it will come back again. So we now know that T/2 पे it will be back to its original position. So original position पे वापस आ जाएगा. That's 1 mark. But नीचे से जाके वापस आएगा या ऊपर से जाके वापस आएगा? For that you will have to use this trick. The trick that I told you was to slide the wave over, draw another wave with a pencil which is slightly sliding over to the right hand side. जिस direction में भी wave move कर रही है उसको slightly उस direction में बना दो. अगर left पे wave move कर रही तो आप towards left बना दो. इस केस में towards right है तो मैंने right बना दी. Now I can see the new position of Q. Q was originally here. Now it's gonna be here. So I know that Q has to go down and then come back up. All right. Now let's answer questions about stationary waves. A stationary wave has been formed on a string, 2 fixed points. All right. So this is the case of a stretched string which is fixed at both ends, and you have been given a number of points जिनको उन्होंने label कर दिया है X, W, Z, Y. What is meant by the node? Point of zero amplitude. Point of zero amplitude. The point that never moves, right? This point never ever moves. It just stays there at the center. Number of antinodes. How many antinodes are there? I can see one. यहाँ पे एक antinode है. I can see another one. यहाँ पे एक और antinode है. नोड्स भी बना ले. यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे एक नोड है और यहाँ पे एक नोड है. So how many nodes are there? 3 and nodes, and antinodes 2 हैं. The phase difference between W and Z. Here's the thing. सबसे important बात क्या है? Phase difference आपको बताना है कौन से 2 points के बीच में. Let me highlight them. W and Z, and this is where it gets really tricky. थोड़ा सा visualize करना है वेव को. जो स्टेशनरी वेव है ना उसमें फेज डिफरेंस के 2 ही पॉसिबल आंसर होते हैं. देयर आर ओनली 2 पॉसिबल आंसर्स. आइदर द फेज डिफरेंस इज 0 और द फेज डिफरेंस इज 180 डिग्रीज. दैट्स द ओनली 2 पॉसिबल आंसर्स. और कोई आंसर ही नहीं होता.
अब आपने समझना क्या है, लेट मी शो यू समथिंग इफ आई कैन फाइंड इट, मे बी आई विल ट्राई टू फाइंड इट, पता नहीं होगी मेरे पास या नहीं होगी, बट लेट मी ट्राई. Okay, I have a little something for you. Okay, is the animation smooth? Can you see it moving? Yes, you can. अब देखो मेरे बच्चों, जो red points हैं, those are your nodes. All the points between two red points move together. All the points between two red points move together. Between any two nodes, जो सारे पॉइंट अब एक साथ ऊपर या सारे एक साथ नीचे जाते हैं. That means that they're all in phase with each other. But all the points between the next two nodes are also moving together with each other, but they're totally opposite to what was happening to the first half of the cycle. So points in the first half of the cycle are totally out of phase with the points in the other half of the cycle. Is that right? क्या बात clear हो रही है यहाँ पे? I hope that this is clear. From the first red point to the next red point, all the points are in phase. So अगर उन्होंने पूछा होता ना बेटा, अगर उन्होंने पूछा होता कि पॉइंट एक्स और पॉइंट डब्ल्यू की जो है वो फेज डिफरेंस बताओ, तो वो जीरो होता. या लेट सपोज आई विल मेक यू अ फ्यू पॉइंट्स. आई से यार ये एक पॉइंट है पी और ये एक पॉइंट है क्यू. पी और क्यू का फेज डिफरेंस कितना है? जीरो. देन आई विल से अच्छा मुझे बताओ डब्ल्यू एंड जेड का कितना है? डब्ल्यू एंड जेड. सो डब्ल्यू एंड जेड आर इन डिफरेंट लूप्स, सो यू गोना से बिल्कुल नेबरिंग लूप्स में, सो यू गोना से 180. ठीक है. अगर मैं पूछूं बेटा ये बता दो कि पॉइंट, ओके लेट्स कॉल दिस पॉइंट आर. आर और जेड का क्या है? आर एंड जेड, दैट्स आल्सो 0 डिग्री सेल्सियस. ओ 0 डिग्री बोल रहा हूँ, खाली 0 डिग्री सेल्सियस नहीं. ऑलराइट. पी एंड डब्ल्यू का क्या है? पी एंड डब्ल्यू आर आल्सो 0. क्यू एंड डब्ल्यू आल्सो 0. क्यू एंड आर 180. क्यू एंड जेड 180. सो दैट्स हाउ यू बेसिकली एक्सप्लेन इट. सो क्या हो गया फेज डिफरेंस? सिंपली 180 degrees. इस केस में 0 नहीं लग रहा. Is that clear? Now the new question is also very interesting. You have to draw the new position of the wave. और इसके अंदर मैं आपको एक और दोबारा एनिमेशन दिखाऊंगा. You'll have to take help from it, but first read the question carefully. A new stationary wave is now formed. उसकी frequency जो है वो half है original वाली wave से. So it has the new wave has a frequency of only half. The speed is unchanged. Draw the position of the string when each point is at its maximum displacement. So you have to draw the new wave with half the frequency. जब frequency half होती है बेटा wavelength को क्या हो जाता है? एक बड़ा ही सिंपल सा सवाल है. frequency अगर half हो जाए, speed तो unchanged है. Speed unchanged. What happens to wavelength? That is the big question. Go ahead, tell me. What is the formula? V equals lambda f. You can see that lambda is V over f. And as long as V is constant, lambda is inversely proportional to f. So lambda क्या हो जाएगा? Lambda is going to double. The wavelength is going to be increasing. It's going to double now. So all my nodes and antinodes will have to move away from each other. Double हो जाएगा distance. One complete wave is forming on this one. There is one complete wave forming here. पूरी एक wavelength बन रही है यहाँ पे. But अब क्योंकि मेरी wavelength लंबी हो गई है, so I'll only get something like this. The wave has become longer. So the complete wave would actually be this long. But I can only draw the part from here to here. मुझे सिर्फ ये वाला part बनाना है. Alright? So the answer would be pretty straightforward. That's all you have to show. You can also show it down. यहाँ भी बना सकते हो, यहाँ भी बना सकते हो, ये भी सही कंसिडर किया जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. Both will be considered correct. ठीक है. So you'll have one antinode and two nodes. फंडामेंटल वेव बन गई है. बिल्कुल ये फंडामेंटल वेव बन गई है, जो हमारी फर्स्ट हार्मोनिक भी जिसे कहते हैं, ये फर्स्ट हार्मोनिक जिसे कहते हैं. चलो भाई थकावट हो गई यार बहुत ज्यादा बेटा. कितने क्वेश्चन रह गए? 5, 6, 7 क्वेश्चन हैं इसमें. ऑलराइट जल्दी जल्दी करते हैं. शाबाश. One end of the wire is attached to a fixed point. Force is applied to cause extension x.
एक्सटेंशन इन मिलीमीटर्स एंड फोर्स इन न्यूटन का आपको ग्राफ दिया हुआ है. सो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम डिफॉर्मेशन, राइट. फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ दिया हुआ है, एक्सटेंशन फोर्स ग्राफ दिया हुआ है. The cross sectional area is this, Young modulus is this, all right. Area remains constant as we can assume most of the time. Name the law that describes the relationship between f and x. जी भाई, f और x directly proportional है. What is this law? Hooke's law. सबको पता है ये. Hooke's law, which basically says force is directly proportional to x, provided that limit of proportionality is not exceeded. And limit of proportionality exceed नहीं because the line is still straight. The line has not started to curve. Now then, the wire has an extension of 0.48. 0.48 की extension में कह रहे हैं stress निकाल दें. What is stress? Force upon area. So what is the extension at 0.48? 0.48 पे extension क्या है? It's 36. 36 की force है. So 36 comma 0.48 का coordinate है. And if this is the force and area is given above, so this is just going to be 36 upon 4.1 times 10 to the power minus 7. जल्दी जल्दी से निकाल के बताओ, शाबाश. 8.8 times 10 to the power 7 pascals. स्ट्रेन निकाल दें. स्ट्रेन होता है एक्सटेंशन अपॉन या चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. ओरिजिनल लेंथ, ऑलराइट. अच्छा, स्ट्रेन कैसे निकालेंगे आप? एक्सटेंशन तो आपको पता है 0.48 है. एक्सटेंशन तो आपको पता है 0.48 है, लेकिन भाईजान ये कहां से आएगा? Where would you find the L from? You don't have the original length and you can't even find it. You don't even have the data. तो अब ये तो नहीं है, लेकिन एक और यंग मॉड्यूलस की डेफिनेशन किसको याद है भाई? यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. अब you know the stress and you know the young modulus, so you can find the strain. So strain will be equal to stress upon young modulus. Stress है पिछले पार्ट का 8.8 times 10 to the power 7 और young modulus है 1.7 times 10 to the power 11. And when you do this, you get 5.2 multiplied by 10 to the power minus 4. And what are the units for strain? Strain के units कोई नहीं बता रहा यार. Strain के units होते ही नहीं है. Very good. Because extension के units भी mm है और length के unit भी mm है या meters या centimeters हैं, so basically it just cancels out. Strain is a unitless quantity. Now they have very gracefully moved this question, they have moved this chapter into the topic of electricity. इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ले आए हैं सवाल को. कह रहे हैं कि ये जो वायर है ना, जिस मेटल से बनी हुई है, उसकी रेजिस्टिविटी ये है. इसको हम कैसे शो करते हैं? रो से. रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर दे दिया. चेंज इन रेजिस्टेंस निकालें when extension changes from this value to this value. All right, what will be the change in resistance? Good question. देखो बेटा, resistance का formula क्या है in terms of resistivity? Rho L over A. It was categorically stated in the question that area remains constant. It was stated in the question that area remains constant. Is that right? Can I also say कि जितना length में change आएगा, length में जो change आएगा, resistance में भी उतना ही change आएगा. The change in length is proportional to the change in resistance. Right? I don't have the actual value of length. मेरे पास length की actual value तो नहीं है ना बेटा, लेकिन मैं इस तरह निकाल तो सकता हूँ ना change in length. Change से मैं निकाल सकता हूँ because वो proportional है. So what I will do is कि मैं यहाँ length की बजाय change in length डाल दूंगा. I'll just do change in length. तो change in resistance निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? Rho की value लूंगा
चेंज इन लेंथ जो कि एक्सटेंशन का डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा बेटा? 0.48 और 0.60 को माइनस करो। ये वर्किंग करो जरा। डेल्टा एल क्या आ रहा है? 0.12 mm, राइट। सो एरिया नीचे यहाँ पे आ जाएगा। अब जरा यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू इंपुट करते हैं और आंसर डाल देते हैं। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? 3.7 मेरी रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टिविटी हो गई। व्हाट अबाउट द चेंज इन लेंथ? चेंज इन लेंथ इज 0.12। इज दैट इट? मिलीमीटर्स में बेटा, इसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। एरिया, एरिया पहले भी दिया हुआ था, वही वाला डाल लेंगे। एरिया दिया हुआ था 4.1 टाइम्स 10⁻⁻7। and now you just got to calculate and you'll get 1.1 times 10 to the power minus 4 ohms. All right. Now the question is, a force greater than 45 is now applied. How to check? How to check कि elastic limit not exceeded? ओहो, अब क्या करेंगे भाई? कैसे पता लगेगा कि इलास्टिक लिमिट एक्सीड हो गई या नहीं? इस ग्राफ से तो देख के पता नहीं चल रहा, सो यू हैव टू एक्सटेंड द ग्राफ। नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, इलास्टिक लिमिट है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का नहीं पूछ रहे, इलास्टिक लिमिट का पूछ रहे हैं। इलास्टिक लिमिट क्या होती है? इट इज दैट पॉइंट, दैट अमाउंट ऑफ लोड जिसको आप एक दफा एक्सीड कर जाएं, तो सब जब अनलोड कर देंगे, सारा लोड रिमूव कर देंगे, द वायर विल नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप और साइज, सो द वायर विल बी परमानेंटली डिफॉर्म, राइट? remove all the loads, remove all the force, and see if the wire returns to original length. If yes, then limit is not exceeded. बट अगर वायर परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो जाए, अगर वायर परमानेंटली डिफॉर्म हो जाए, which means that the length is now longer than the original length, even after removing the load the wire is now all permanently longer, that means के फिर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एक्सीड हो गई है। ऑलराइट, सो एक और क्वेश्चन हो गया। नाउ वी जस्ट लेफ्ट विद 2 क्वेश्चंस, जल्दी जल्दी करते हैं, शाबाश आ जाओ। बैटरी का ईएमएफ ये दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर दिया हुआ है, एक बल्ब बना हुआ है, चार्ज ऑफ 750 moves through the battery in a time of 1500 seconds. इतनी एनर्जी लैंप डिसिपेट करता है। रिमेंबर, दिस इज द लैंप डिसिपेटिंग द एनर्जी, इट्स नॉट द टोटल एनर्जी, ये वो एनर्जी जो लैंप ने डिसिपेट किया है। ऑलराइट, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, ईच एंड एवरी वर्ड कैन बी इंपॉर्टेंट। अगर ये टोटल एनर्जी दी होती तो कुछ और सिचुएशन होती, बट दिस इज जस्ट द आउटपुट एनर्जी ऑफ द लैंप। ईएमएफ कांस्टेंट रहता है, राइट? दैट्स व्हाट मोस्टली हैपेंस, ईएमएफ रिमेन्स कांस्टेंट। Explain in terms of energy, in terms of energy without calculation, why PD across lamp must be less than the EMF of the battery. Now this was the question that we did in the previous chapter as well, previous past paper as well, जिसमें internal resistance का question आया था कि जो इसको PD मिलता है टर्मिनल PD V, और इसको जो मिलता है इसको छोटा v कह लेते हैं, और ये होता है E, इसको जो मिलता है वो होता है I into R, राइट? I into small r, और इसको जो मिलता है वो होता है I इंटू कैपिटल R, प्रोवाइडेड कि इसका रेजिस्टेंस R है। तो हमेशा होता ये कि जो EMF, जो इसको पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, IR की जो वैल्यू होती है वो हमेशा EMF से कम होती है। क्यों कम होती है? बिकॉज ऑफ लॉस्ट वोल्ट्स। अब वोल्ट्स जो है वो क्या होते हैं? वोल्ट्स होते हैं एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो आप ये कह सकते हैं ना कि कुछ एनर्जी वेस्ट हो गई, लॉस्ट हो गई इन द फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी इन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। some energy is lost or dissipated in the internal resistance
बैटरी कुछ एनर्जी अपने इंटरनल रेजिस्टेंस में ही वेस्ट कर देती है, जो बची कुछ ही होती है वो लैंप को मिलती है। मूविंग ऑन, वी हैव अनदर क्वेश्चन, कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट। ऑलराइट, करंट निकालना है आपको, पर उसके लिए आपको रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस और ईएमएफ की वैल्यू नहीं यूज करनी, उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। इतना चार्ज मूव कर रहा है और इतने टाइम में मूव कर रहा है, सो चार्ज अपॉन टाइम इज करंट, राइट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, आसान आसान। 750 over 1500, that should give you 0.5 amperes, I'm pretty sure, right? 0.5 0.50 कर लो, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर लिख रहा हूं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैंप, व्हेनेवर दे से अक्रॉस द लैंप, इससे आपने मिसगाइड नहीं होना है, यू शुड ऑलवेज नो जब ये वर्डिंग यूज हो रही है, दे बेसिकली जस्ट आस्किंग यू टू टर्मिनल अक्रॉस द लैंप, या फिर कभी कभार, अच्छा इसमें तो टर्मिनल पीडी ही बोल रहे हैं, समटाइम्स दे विल यूज अ डिफरेंट वर्डिंग व्हिच कैन गेट रियली ट्रिकी, सो यू शुड रिमेंबर, कभी कभार ये बोलते हैं ऐसे, और दे माइट यूज द टर्म अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, ये वाली वर्डिंग यूज होती है, एंड इट मीन्स द सेम थिंग, प्लीज अंडरस्टैंड, इट मीन्स द सेम थिंग। देखने में पढ़ने में शायद लग रहा है कि कुछ उल्टी बात कर रहे हैं, लेकिन असल में बात यही हो रही है। सो यू लर्न दीज वर्ड्स नाउ, मैं बता रहा हूँ ये आ जाएगा इस तरह का क्वेश्चन, फिर परेशान हो गए बैठ के, ये वर्डिंग भी यूज होगी तो टर्मिनल पीडी ही निकाल के देना है। नाउ व्हाट इज द टर्मिनल पीडी, वी जस्ट डिस्कस्ड कि इसको मिलता है आई आर, इसका जो वी है वो आई इंटू कैपिटल आर के बराबर होता है, इसका जो वी है वो आई इंटू स्मॉल आर के बराबर होता है, और ये दोनों मिला के ई के बराबर होते हैं, राइट। सो देयर सेइंग कि अब आप ये बता दें, वो हमारे पास लेकिन इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, वी डोंट नो द रेजिस्टेंस ऑफ द लैम्प, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस, हाउ आर वी गोना कैलकुलेट इट, इफ वी हैड द वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंसेस तो हम कर लेते, जैसे हमने लास्ट वाले पेपर में भी किया था, बट अब तो नहीं कर सकते, रेजिस्टेंस तो दिया हुआ ही नहीं है। कोई और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, कोई और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, यू हैव बीन गिवन द एनर्जी ऑफ द लैम्प, लैम्प की एनर्जी दे दी है, और ये जो लैम्प की एनर्जी है ये किस चीज के बराबर होती है, और पढ़ें, लैम्प की एनर्जी किस चीज के बराबर होती है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी बेटा। अब दो चीजें हैं, या तो आप वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज से भी कर सकते हो, वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज से भी कर सकते हो, बिकॉज V इज इक्वल टू W ओवर Q, दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन, or you can also I think probably use IVT, I'm pretty sure you can also use IVT, I'm not wrong here, am I? मुझे लगता है कि इन दोनों मेथड से हो सकता है, करके देख लेते हैं, अगर ना हुआ तो कोई बात नहीं, आई एम 100% श्योर कि इससे तो हो ही सकता है, ये तो कंफर्म आपको आंसर देगा। सो आपको पता है कि कितना चार्ज पास किया है, you knew that the charge was 750, you also knew that the energy dissipated by the battery, which is the work done for charge passing through it, is 5.7 kilojoules, so that's 5700, that's what will give you 5700 over 750, what does that give you, कैलकुलेट किया तो मेरे पास 38 over 5 which is 7.6 आ रहा है। अब 7.6 बिल्कुल सही आंसर है, 7.6 वोल्ट्स बिल्कुल सही आंसर है। अरे आंसर मैं गलत जगह वर्किंग कर रहा हूँ यार, ये तो बताओ सर, आप गलत जगह पे वर्किंग कर रहे हैं, यहाँ करनी थी वर्किंग, नीचे वाला क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गया। 7.6 मुझे यूनिट्स देख के पता चला, लेकिन एक और तरीका क्या था, मैंने कहा था इससे भी कर सकते हैं आप, इससे भी तो कर सकते हैं। अब बैटरी में एनर्जी कितनी वेस्ट हुई है, वेस्ट नहीं, जो यूज हुई है बैटरी ने, जो लैंप ने जो एनर्जी डिसिपेट की है 5700 है। करंट कितना पास किया है 0.5, V you do not know but you know that the time is 1500, इससे भी हो जाएगा, and it will give you the same answer, it will give you the same answer, both methods are okay, this is method 1, the other one is method 2, both are okay। ओके जी, पार्ट 3 करें, पार्ट 3 इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। अब आप कर सकते हैं सवाल, अब ये जो तीनों चीज है, तीनों जो वोल्टेजेस हैं, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, वोल्टेज की बजटिंग कर लें,
the voltage, that is the EMF of the battery, is equal to the sum of the voltage dropped across the bulb, the terminal PD, and the voltage dropped across the internal resistance, the lost volts. तो क्या है एक्सप्रेशन? ये है EMF इक्वल्स टर्मिनल PD, जो कि लैंप को मिल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस जो कि 7.6 है, प्लस लॉस्ट वोल्ट्स. And you must also know that EMF is 7.8, terminal PD is 7.6, and lost volts can be written as I into R. Whereas I की वैल्यू भी आपको पता है कि 0.5 है, तो why just not write 0.5 here? I into R होता है ना ये. So when we rearrange and solve, small r की वैल्यू क्या आती है? 0.40. ये इक्वेशन आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए. दिस इज समथिंग वेरी की. और आपको पता होना चाहिए कि ईएमएफ को तो एज इट इज लिख सकते हैं. टर्मिनल पीडी होता है आई इंटू कैपिटल आर, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है. बट अभी मेरे पास उसकी पूरी वैल्यू एज इट इज थी, तो मैंने एज इट इज लिख ली. लॉस्ट वोल्ट्स होता है आई इंटू स्मॉल आर, द इंटरनल रेजिस्टेंस. अब उसके लिए मुझे क्योंकि निकालना आर था, मुझे लॉस्ट वोल्ट्स नहीं निकालने थे. दैट्स व्हाई आई रोट इट डाउन एज आई इंटू आर एंड देन आई फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ आर. ऑलराइट. खत्म ही नहीं हो रहा यार पेपर. जल्दी जल्दी करते हैं यार. So you have 3 resistors. Sketch the diagram of 2 of these 3 resistors may be connected to give a combined resistance of 30. Label the values on your diagram. So 90, 40 and 90, 45 and 20 में से you got to use 2 of them to get a resistance of 30. How will you get it? Surely you can't. Surely you cannot connect anything in series, because if I connect anything in series, then 90 plus 45 is obviously 90 plus 45 is definitely not what we need. 45 plus 20 is also not something that we need. 90 plus 20 is also something that we can't have. So all of them are not possibilities. The only way that I'm going to connect 2 of these will be parallel. So if I do them in parallel, then that would be 1 over 90 plus 1 over 45 के साथ ट्राई कर लेते हैं. इसकी वैल्यू निकाल के मुझे बताओ क्या आ रही है. 1 over 90 plus 1 over 20 का इनवर्स लेके कर लेते हैं. इसकी वैल्यू बताओ क्या आ रही है. एंड देन 1 over 45 एंड 1 over 20 की निकाल के बताओ क्या आ रही है. I can tell you which one is not the answer. I can tell you this one is not the answer, because this one is not the answer because 20 is already there and the combined resistance in parallel is always smaller than the individual values. So it can't be, you can't use the 21, 1945 को use करना पड़ेगा. This one is even not the answer. Even this one is not the answer. Why is that? Because इसमें भी 20 आ रहा है. And as long as 20 is there, you can't have a resistance more than 20 in parallel. So this is the only possible answer. So the only way we are going to connect this is in parallel. एक ऐसे लगाएं, एक ऐसे लगाएं, यूं करें, और इसको बोल दें कि ये हमारा 90 का है और ये वाला हमारा 45 का है. So we didn't really need that much trial and error. If this concept is clear, मैंने इनको कैसे eliminate किया, then you don't need calculations. Now combined resistance इनका कितना है ये याद रखना. इनका combined resistance कितना है आगे बहुत काम आने वाला अगले वाले पार्ट में. Combined resistance is 30 ohms. Make sure that you remember this. This is gonna be key now. So a potential divider circuit use हो रहा है जिसमें usually you have just 2 resistors in series, but right now you have an arrangement where 2 resistors are in parallel with each other and they are in series with the third. So these 3 resistors to a battery of 9 volts, battery 9 volts की है. That's the input voltage. The output voltage is 3.6. Output voltage is 3.6, but they haven't told you कि output voltage in terminals के across है या इनके across है. Which one is 3.6? This one or this one? Even that is not given to us. ये भी नहीं बताया हुआ. अब वो कह रहे हैं कि आप V out को भी लेबल करें. आप बताएं. You tell us where is the V out going to be? Is it gonna be here or is it gonna be here? And then you have to also tell us कि भाई values कौन सी वाली resistor की कहाँ आएंगी. ये वाले जो resistors हैं इनकी जो ऊपर वाले 3 resistor हैं कौन से वाले कहाँ आएंगे. So now how do you do this?
पहले तो जो ऊपर हमने कंबाइन किया था ना उसी को करके देख लेते हैं 45 और 90, बट बिकॉज द जनरली द हाउ दिस क्वेश्चंस गो इज कि आपने जो पिछले क्वेश्चन में वर्किंग की होती है वो अगले क्वेश्चन में काम आ रही होती है. सो व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना यूज 90 हियर. आई एम गोना यूज 90 एज माय रेजिस्टेंस हियर, and I'm going to use 40 as my resistance, 45 as my resistance. Now their combined resistance is 30. Remember that. Okay. And then what is this one then? This one is obviously the 20 ohm one. Do you know the potential divider formula? Do you know the potential divider formula? Potential divider formula kya hota hai? V out is equals to R1 upon R1 plus R2 multiplied by V in. V in is the battery voltage in it. अब अगर मैं V in की जगह डाल देता हूँ 9 और मैं V out निकालना चाह रहा हूँ, लेट्स फर्स्ट कंसिडर दिस एज R1. इसको R1 कंसिडर कर लेते हैं और इसका जो कॉम्बिनेशन है इसको R2 कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, दे आर गोना शेयर द 9 वोल्ट्स, दे आर गोना शेयर द 9 वोल्ट्स. सो मैं क्या करता हूँ कि जब 20 को R1 रखता हूँ, सो दिस इज 20 and this is then 20 plus 30 into 9. Now when I calculate this, what do I get? What do I get? Let's do a quick check with a calculator. और इससे आंसर आता है, अब देखो हमारी लक अच्छी है, पहली दफा में ही सही आंसर आ गया, पहली दफा में ही सही आंसर आ गया. सो R1 वो वाला होता है जिसके अक्रॉस होता है V out. R1 जिसको आप ले रहे होते हो उसके अक्रॉस V out होता है. This is the resistance जिसके अक्रॉस V out होता है. So which one is my V out now? This one is my V out. I didn't have to try it again. हमारी लक अच्छी थी, जो जो चीज हमने पहली दफा में की वो सारी सही हो गई. But let's suppose you did all of this and you did not get 3.6. So क्या हुआ? आप चेक करोगे, इसको R1 कंसिडर करके चेक कर लो, इसको R1 कंसिडर करके चेक कर लें, इसको R1 करके चेक करेंगे तो आपका सकता है यहाँ पे आंसर आ जाए. Maybe you need to switch the values of the resistors around a little bit, but trial and error करके और ये वाला फॉर्मूला यूज करके eventually आ जाएगा. So we need to remove everything else except the answer. ये हमारा आंसर है. This is what we need to do. Label the resistances and the value of V out. We have done so. आंसर आ गया हमारा. ठीक है जी. Now what do we need to do? सर लास्ट पार्ट में जो एलिमिनेशन की थी वो पॉइंट रिपीट कर दें. बेटा एलिमिनेशन ऐसे की थी कि देखो पहली बात तो है कि सीरीज में तो होता है ऐड. अब 90 प्लस 45 भी 30 नहीं होता, 45 प्लस 20 भी 30 नहीं होता, और 45 प्लस 20 भी 30 नहीं होता. लाइक ऑल ऑफ दोज आर नॉट आंसर्स. तो ये सारे एलिमिनेट हो गए, ये सब एलिमिनेट हो गया. अब देखो पैरेलल में मैंने 3 फॉर्मूला लिखे हैं, बट यू मस्ट रिमेंबर दिस, whenever you have 2 resistors in parallel, the final combined resistance will be smaller than their individual values. So अगर मैं 90 और 45 को combine करता हूं, मुझे पता है मेरा combined less than 20 आएगा. So it's not 30 then, is it? 30 तो नहीं आ सकता. इसी तरह अगर मैं 45 और 20 यूज करूंगा तब भी मेरा आंसर लेस देन 20 आएगा, तो ये भी नामंजूर है. तो ये दोनों जो है वो साथ में करेंगे और चेक भी करके देख लेंगे तो ऑब्वियसली 30 ही आ रहा है. ठीक है, ऑल राइट, लास्ट क्वेश्चन. अल्हम्दुलिल्लाह, बस हो गया. थोड़ी सी हिम्मत करनी है, बच्चे कम रह जाते हैं. स्टार्ट 30 हुए थे, अब ऑलमोस्ट 19 रह गए. तुम लोगों का कुछ स्टेमिना ही नहीं है. मेहनत सारी मैं कर रहा हूँ यार, अनलेस कोई बैठ के चीता साथ में सॉल्व कर रहा हूँ, जो असल काम है, जो असल होना चाहिए. तरीका यही है कि आप साथ बैठ के सॉल्व करें. कितने लोग हैं जो वाकई में साथ बैठ के सॉल्व कर रहे हैं? मेरा गैस ये है कि 2 बंदे हैं. मेरा गैस ये है कि 2 बंदे साथ बैठ के सॉल्व कर रहे हैं 20 में से. माशाल्लाह, बड़ी बात है यार. 4-5 ने जवाब दिया कि मैं साथ साथ कर रहा हूँ. चलो, ये भी बहुत अच्छा रेशियो है. वरना जनरली जो मैंने देखा है ऑनलाइन स्टडीज में, वो बस बैठ के शक्ल देख रहे होते हैं सर की. ये सर कर लेंगे तो हमारे दिमाग में शायद खुद ही वो जो है डिसॉल्व हो जाएगा सब कुछ. रुक जाओ. All right, let's move on to question number 7. Nucleus of element X decays by beta plus. अब बीटा प्लस की सारी जो चीजें होती हैं बीटा प्लस डिके में, वो सारी आपके जहन में आनी चाहिए पढ़ते ही. ठीक है, आपके पास जो डॉटर न्यूक्लियाई बन रहा है, द प्रोडक्ट दैट यू आर गेटिंग इज पोटेशियम 19
उसका आपको न्यूक्लियोटाइड नोटेशन दे दिया है, साथ में न्यूट्रिनो बनता है। अगर वो ना भी बोलें कि न्यूट्रिनो बनता है तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रिनो बनता है। दे हैव गिवन यू द एंटायर इक्वेशन, x इज समथिंग दैट इज अननोन, उसका प्रोटॉन नंबर s लिखा हुआ है, दैट्स अननोन, उसका न्यूक्लियन नंबर q है, दैट इज आल्सो अननोन। पोटेशियम की आपको दोनों वैल्यूज दे दी हैं। बीटा प्लस पार्टिकल के r और p जो नंबर्स हैं, न्यूक्लियन नंबर और प्रोटॉन नंबर्स, दे आर मिसिंग, यू नीड टू नो दोज। न्यूट्रिनो के बताए हैं बट यू शुड आल्सो नो देम कि वो 0 और 0 होते हैं। सो सबसे पहले व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू, जो P और R है ना बेटा, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्या है, P क्या होगा और R क्या होगा। बीटा पार्टिकल का सब पता होना चाहिए पहले से। इट्स अ पॉजिट्रॉन, राइट, इट्स एन एंटी मैटर पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या होता है, पॉजिट्रॉन होता है। अब पॉजिट्रॉन में चार्ज क्या होता है, +1 का, और मास आई वोंट से इट्स 0 बट इट्स ऑलमोस्ट 0। सो R पे डालेंगे आप +1। इफ इट वॉज जस्ट अ बीटा माइनस पार्टिकल देन इट वुड हैव बीन -1, तो यहाँ पे +1 आ जाएगा, R इज +1। अच्छा, व्हाट अबाउट P, P इज गोना बी 0, ये हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट Q and S। Even if you don't remember what happens during beta plus decay, you should still be able to balance the equation. All the top numbers are now known, right? ये आपको पता है कि 0 है, 0 plus 0 plus 39, what is that? That is also 39, तो यहाँ पे आ गया। But you should know, चाहे बीटा प्लस हो चाहे बीटा माइनस डिके हो, उसमें मास नंबर तो चेंज ही नहीं होता। So either you can remember it or you can know what is the beta particle and then you can balance the equation. देन बॉटम पे क्या है, 0 + 1 + 19 कितना होता है, दैट इज 20। ये आपको ये याद होना चाहिए कि 20 से एक डिक्रीज होता है हमेशा हमारा प्रोटॉन नंबर, राइट। नाउ द नेम ऑफ द इंटरेक्शन दैट गिव्स राइज टू बीटा डिके, बीटा प्लस डिके हो या बीटा माइनस डिके हो, वो कौन सी इंटरेक्शन होती है, वीक न्यूक्लियर फोर्स या वीक इंटरेक्शन लिख दो बस। कुछ चीजें ना आपके चैप्टर में, कुछ चीजें ए लेवल में उनको ऐसे ही बस सरसरी डालने का शौक है, बस आपको वर्ड्स याद हो जाएं, उसके पीछे ना कोई डेप्थ है ना कोई लॉजिक है, बस वो बोलते हैं इसको याद कर ले बच्चा। दिस इज वन ऑफ दोज थिंग्स, बस वीक इंटरेक्शन होती है, रट लिया आंसर, खत्म हो गई बात। अब क्यों है, क्या है, कैसे है, छोड़ दो उस बात को। पार्ट बी, लास्ट थिंग है, आई थिंक दिस इज द लास्ट थिंग ऑफ द पेपर नाउ। चले जी, अ हेड्रॉन is of made of three quarks and has a charge of +2e where e is the elementary charge, we know that। कह रहे हैं कि फ्लेवर बताएं कॉर्क का, कॉर्क का क्या फ्लेवर है, और अपनी वर्किंग भी एक्सप्लेन करें। क्या वर्किंग करेंगे, एक कॉर्क है, 3 कॉर्क्स हैं इसमें, इसके ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो +2e का आ रहा है, तो अब वो आप कैसे बताएंगे कि इसके अंदर क्या फ्लेवर है कॉर्क का। सारे जिसके अंदर 3 कॉर्क्स हैं, तीनों के फ्लेवर्स बताने हैं आपको। बेटा अब याद करने की ट्रिक मैं कैसे बता सकता हूँ, याद करना तो मतलब याद करना होता है। याद करने की ट्रिक वाहिद ये होती है कि आप जबानी लिखो बैठ के, ओपन अ ब्लैंक पीस ऑफ पेपर एंड राइट इट डाउन योरसेल्फ। आपने याद की, उसके बाद अब आप समझते हो कि मुझे हो गई याद, लेकिन अक्सर अगले दिन भूल चुकी होती है, क्योंकि आप एक्टिव रिकॉल नहीं करते हो। एक्टिव रिकॉल करना होता है अगर आपको कुछ भी याद करना है। क्लोज डाउन एवरीथिंग, ओपन अ ब्लैंक पीस ऑफ पेपर एंड राइट डाउन व्हाट यू थिंक यू नो एंड देन कंपेयर इट विद योर नोट्स, ऑलराइट। अब यहाँ पे मुझे बताओ कैसे होगा, क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा भाई हम कैसे निकालेंगे। भाई आपको पहली बात तो ये, पहली कंडीशन ये है कि सारे जो क्वार्क्स के फ्लेवर्स हैं उनका आपको चार्ज याद होना चाहिए। अप, डाउन, स्ट्रेंज, टॉप, बॉटम और चार्म, इन सब के आपको चार्जेस याद होने चाहिए। उसके बाद जब आपको चार्ज याद होंगे तो आप देखेंगे कि भाई अब तीनों आइडेंटिकल ही क्वार्क्स हैं। ये तो आपने नोटिस ही नहीं किया कि आइडेंटिकल का वर्ड लिखा हुआ है। सो या तो सारे अप होंगे या सारे डाउन होंगे या सारे स्ट्रेंज होंगे या सारे चार्म होंगे या सारे बॉटम होंगे या सारे टॉप होंगे। तो अब आप जाएंगे अपने नोट्स में, क्योंकि भाई मैं तो सच बता रहा हूँ, मैंने तो क्वार्क की चार्जेस की वैल्यू याद नहीं की हुई, पेपर तुम लोगों ने देना है, मैंने तो नहीं देना। तो इसकी वैल्यूज को याद करो। इसकी वैल्यूज अगर आप देखोगे तो क्या आती हैं, ये रहा भाई हमारा पेज, सबकी चार्जेस की वैल्यूज लिखी हुई हैं, देख लें भाई। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें तो क्या आंसर +2 आता है, चेक कर लो। इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें तो क्या आंसर +2 आता है, क्योंकि तीनों को ऐड करना है ना। इसको करके देख लें, इसको करके देख लें, इसको करके देख लें और इसको करके देख लें। जिन पे नेगेटिव चार्ज है वो तो आप हटा ही दो, बात ही खत्म हो गई।
जिन पे पॉजिटिव चार्ज है वो सारे 2/3, 2/3 और 2/3 वाले हैं। तो आपका आंसर ये भी हो सकता है, आपका आंसर ये भी हो सकता है, और आपका आंसर ये भी हो सकता है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, ये सिलेबस 2020 का सवाल है ना। 2020 में उन्होंने ये वाले 3 क्वार्क्स नहीं डाले थे, अप डाउन स्ट्रेंज थे खाली। तो देन इन योर मार्किंग स्कीम यू ओनली हैव दिस आंसर, बट विद इन द स्कोप ऑफ योर सिलेबस अप चार्म और टॉप तीनों आंसर हो सकते हैं, बिकॉज अब आपके वाले सिलेबस में 6 के 6 क्वार्क्स हैं सारे हैं, और उनके सारे एंटी क्वार्क्स भी हैं। ऑलराइट, सो वी गोना से व्हाट आर वी गोइंग टू से, ऑल हैव द सेम चार्ज। अपनी एक्सप्लेनेशन देनी है ना, ऑल हैव सेम चार्ज बिकॉज वो आइडेंटिकल है। सो अगर मैं अप को उठा लूं एंड चार्ज इज पॉजिटिव, चार्ज इज पॉजिटिव, which means that quarks भी पॉजिटिव वाले होने चाहिए, quarks must also be positive. You basically telling the examiner how I'm narrowing this down, I'm narrowing this down। तो अब वो मेरा, मैं कहता हूँ यार अप का जो है वो होता है +2/3e, राइट, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करता हूँ तो आंसर आ जाता है +2e। या आप यहाँ पे लिख दो टॉप, यहाँ पे आप लिख दो चार्म। पेपर खत्म हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स इट। चलें जी, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बेटा क्यों नहीं पढ़ाया आपको ये चार्म वार्म? पढ़ो फिर बैठ के, अगर नहीं पढ़ाया तो बुक नई वाली जो है वो बुक डाउनलोड करो, अवेलेबल है इंटरनेट पे, उसमें से पढ़ो ये लास्ट चैप्टर, अगर टीचर ने नहीं पढ़ाया तो। चलो, वैसे तुम लोग बच्चे किसी के सगे वगे नहीं हो, हर बच्चा ये बोलता है ये नहीं पढ़ाया वो नहीं पढ़ाया। पढ़ाया होगा तुम्हारे टीचर ने, तुम क्लास में नहीं होगे या बातें कर रहे होगे। मेरे स्टूडेंट भी यही बोलते हैं, सर ने ये नहीं पढ़ाया वो नहीं पढ़ाया, अगले साल यही बोल रहे होंगे। चलो, अल्लाह हाफिज।